समझना यहाँ पर सबसे पहले बताओ तो ये दीर्घ है कि लघु है। ये परीक्षा में तुमको कैसा क्वेश्चन पूछेगा बताओ तो, ठीक ना। तो आज तुम सब क्या सीखने वाला है बताओ तो, कि अवतल दर्पण में एफ तथा आर के बीच संबंध बताओ। इसका संबंध हम 2 नंबर में 1 नंबर में बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसके बीच में क्या संबंध है, तो एफ बराबर r/2 यही इसका संबंध है, चाहे r बराबर 2f बताए थे। उसी तरह से अगर ये 6 नंबर में पूछ दे तब उस सिद्ध करके लाना पड़ेगा, यानी दीर्घ में पूछ दे तो क्या करना होगा, सिद्ध करके लाना होगा कि f बराबर r/2 कैसे आएगा। पूछेगा कैसे क्वेश्चन, तो कभी कह देगा कि अवतल दर्पण में r तथा f के बीच संबंध स्थापित करें, कभी कह देगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि f बराबर r/2, और कभी कहेगा कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और कभी कभी बोल देगा गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध करे स्थापित करे, तो क्या बताना होगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल, यानी अवतल में भी सिद्ध करना होगा, उत्तल में भी सिद्ध करना होगा, यानी एक क्वेश्चन में दोनों काम करना होगा। तो बेस जो है ना, ज़्यादातर देखा गया है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण से ही चाहे उत्तल दर्पण से ही देता है, ठीक है। अगर दे दिया गोलीय दर्पण तो दोनों करना पड़ेगा, ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चलो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो किस दर्पण से है, अवतल दर्पण से, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा मैथ के बारे में जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा मैथ समझ लो कि कौन क्या मैथ होता है, ठीक है। तो मैथ में ज्यामिति का कुछ पोर्शन है, समझना बढ़िया से। ज्यामिति में क्या कहता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या इतना बात समझ में आया। हम क्या बताएं कि एक क्या होता है समबाहु त्रिभुज, मान के चलो हम इसको कहते हैं कि क्या है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समझना, बात को अक्षर को बढ़िया से समझेगा तभी समझ में आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। चलो समझो, यहाँ समबाहु का मतलब हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जितना भुजा इसमें है सब बराबर होगा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। मान के चलो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना सेंटीमीटर, 10-10 सब होगा। तो जब भुजाएं बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्या बताया समबाहु त्रिभुज में कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो मान के चलो कि कोण अगर यहाँ पर 60 डिग्री के बना तो सब कितना कितना रहेगा, 60 डिग्री का ही रहेगा, 60 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कोण भी बराबर जिसका हो जाए, जिसका भुजा भी बराबर हो जाए, वो सब क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम मतलब 2 और सम मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि मतलब 2, यानी सिर्फ 2 ही भुजा क्या होगा इसमें, बराबर होगा। कोई 2 ही भुजा इसमें क्या होगा। तब मान के चलो कि यहाँ पर लिख देते हैं ABC, इसको भी कर देते हैं ABC, इसमें भी कर देते हैं ABC। बताओ तो इसमें सारा भुजा बराबर था, यानी जो AB था वही BC था, वही क्या है AC है। इसमें भी वही करना है कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें 2 ही भुजा क्या हो, बराबर हो। कौन 2 भुजा, तब मान के चलो AB और AC, यानी AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। अब BC बराबर नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु कहता है सिर्फ 2 ही भुजा किसका क्या हो, बराबर हो। तो मान के चलो कि अगर ये 10 है तो ये 10 है, तो ये मान के चलो 5 होगा। आया समझ में, ये क्या हो गया 5। तो इसमें तुमको खुद लग रहा होगा कि 2 गो तो भुजा देख रहे हैं एकदम सेम बराबर है, तो जो AB है वही क्या है, AC है, लेकिन BC बराबर है नहीं है। तो सिर्फ 2 ही भुजा इसमें बराबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि कौन त्रिभुज है ये। अब बताओ तो कोण की बारी आया। जैसे इसमें भुजा देख लिए तो कौन समझे थे, ए में बताओ ये 2 गो भुजा बराबर है तो कौन 2 गो कोण बराबर होगा, यहाँ यही समझना होता है।
अगर इस समझ में आ गया तो ये वाला बात समझ में आएगा कि यहाँ ये दोनों भुजा बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी है, यानी दोनों बराबर है, तो कौन कौन बराबर होगा इसमें। तो ध्यान रखो, हम एक बार बता दे रहे हैं, बार बार तुमसे इस बात को रिवीजन करना, यानी कोण जो बी है ना उस सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान के चलो कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, मानो कोई दूसरा डिग्री हो जाएगा, मान के चलो कि ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिसमें दो गो भुजा बराबर है तो कौन दो गो कोण बराबर होता है ये हमको समझना है। तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु में है कि कोई बराबर नहीं होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ठीक है, न कोण इसमें क्या होगा, बराबर होगा, न कोण इसमें क्या होगा, बराबर होगा। ये रहेगा 20 डिग्री, तो ये रहेगा 30 डिग्री, ये रहेगा 40 डिग्री, अलग अलग रहेगा। तो समझ में आया। तो इसमें तुमको जो इस मतलब अवतल दर्पण में जो है बराबर r/2 सिद्ध करना है, इसमें विषम बाहु का कोई यूज नहीं है, समबाहुओं का कोई यूज नहीं है। यूज है तो सिर्फ किसका, समद्विबाहु का यूज है। आ गया समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। चलो बताओ तो इसमें कौन भुजा बराबर होगा, समझ में आ गया। अब हम तुमको कोण दे दिए तो कोण से पता कर लिया कि भुजा कौन बराबर होगा। तब बताओ ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तब बात समझ में आ गया, आया कि नहीं। तो समद्विबाहु बहुत आसान है, जिसमें दो भुजा बराबर है। तो कौन कौन भुजा कौन कौन जो होता है ना बराबर है, ये हमको पता करना है। तो कौन कौन बराबर है तो पता चल गया ना। जब ये पता चल चुका है तब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब बताओ अब यहाँ पर भुजा से हम बताइए कौन कौन है। अब यहाँ कौन दिए तब भुजा पकड़ लिया। अब बताओ तो यहाँ पर इसमें बताओ तो, कोई नहीं बोलेगा, यहाँ हम जिसको कहेंगे वही बोलेगा। चलो यहाँ पर बताओ तो काजल कौन ए में बराबर है, हाँ ए बी ए सी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों क्या होगा, भुजा बराबर हो जाएगा। तो इस भुजा का क्या कहते हैं, इसमें कै गो भुजा बराबर हुआ, दो गो भुजा बराबर हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समझ में आ गया, ये दोनों भुजा बराबर, बैठ जाओ। तो समझ में आ गया बढ़िया से। अब चलो ये तुमको क्लियर हो गया। अब एक और मैथ समझना है, यहाँ पर एगो मैथ और समझ जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। 9th का मैथ है ये, सब याद रखना। मान के चलो ये दोनों क्या है, समांतर है ना, ये दोनों रेखा जो क्या दिख रहा है, समांतर रेखा है, और इसके बीचों बीच एक रेखा प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, ऐसा मैथ मिलेगा त्रिभुज चैप्टर में, जब चलोगे तो 9th क्लास में मिलता है। ठीक है, तो बताओ ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, यानी समांतर रेखा है, इसको क्या किया है, एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर दिया। तो कोण कहाँ बना, तो एगो कोण यहाँ बना। ठीक है, और एक कोण जो है तुम्हारा कहाँ बना है, यहाँ पर बना। ठीक है, एक कोण कहाँ यहाँ बना और एक कोण कहाँ बना है, यहाँ पर बना। मान के चलो कि अगर पहला कोण तुम्हारा इधर बन रहा है तो दूसरा कोण कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो ये जो बना है इसको क्या कहते हैं, अगर मान के चलो, नहीं गलत हो गया, इसका 60 डिग्री, अब मान के चलो कि अगर ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, समझना बढ़िया से, कि ये जो तुम्हारा दो गो रेखाएं खींचे, इसको प्रतिच्छेद किया, इसको क्या किया है, प्रतिच्छेद किया। तो समझना बढ़िया से कि अगर ये 60 डिग्री का है ए साइड वाला, तो इधर वाला भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, ये कैसे बराबर हुआ, किस वजह से बराबर है, कौन कौन यहाँ पर बन रहा है, हाँ इस कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तब तो बढ़िया समझ लिया है। अब यही दो गो बातें समझना, अब यहाँ सिद्ध करने चलेंगे। इस किस कोण से बराबर हुआ है, यानी एकांतर कोण में तुम सब बढ़िया से अगर समझोगे ना, तो इसमें देखना होगा, तो ध्यान से देखो तो इसमें कुछ आकार का चिन्ह ले रहा है, कोई आकार दिख रहा होगा, हाँ जेड दिख रहा है इसमें, तुमको कथी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है कि नहीं, यहाँ जेड दिख रहा है। जैसे कि इसमें अगर बराबर है ये 60 डिग्री का, तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। आया समझ में, ये समझ में आया कि नहीं। तो बताओ इसमें जेड आकार का है, तो ध्यान रखना जब हम तुम सबको इसमें सिद्ध करने चलेंगे तो दर्पण पर कुछ कोण बनेगा। तो जैसे यहाँ पर जब कोण रहेगा ना, हम तुमको यहाँ पर कोण लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान में आना चाहिए कि आप यहाँ कैसे लिख दिए।
तो उस समय हम ब्रैकेट में घेर के क्या लिखेंगे, एकांतर कोण लिखेंगे। आया समझ में? आया कि नहीं हमको वो बताओ। अरे आया। अब बताओ, फिर हम एक बात कह रहे हैं कि मान के चलो तुम्हारा यहाँ 30 डिग्री का है, तो कहाँ अगला कोण बनेगा बताओ? नीचे बनेगा। तो नीचे जो बनेगा तो इस किस कोण के वजह से बनेगा? तो इसको कहते हैं सम्मुख, यानी सामने सामने है ना। तो सामने सामने है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बताओ तो? सम्मुख कोण। कौन कौन बनेगा? सम्मुख कोण बनेगा। समझ में आया? कौन कौन बनेगा बताओ तो? सम्मुख कोण बनेगा। इसी का दूसरा भाषा क्या है पता है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो समझ में आया? इस कोण को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब क्या है कि सामने सामने का बराबर है, जो यहाँ है वही सामने है कि नहीं? अब बताओ, इसमें बताओ तो अगर हम कहें कि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगला कोण कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो ये नीचे जो बन गया तो ये किस कोण के, इसका नाम क्या पड़ेगा? तो कहना कि इसको सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने एकदम बराबर दिख रहा है, तो इसको कौन कौन कहेंगे? सम्मुख कोण कहेंगे। तब बताओ, समझ में आ गया? तो इसमें तुमको किस किस का यूज है? तो तुमको सबसे पहले यूज मिलेगा समद्विबाहु त्रिभुज, कि कौन समद्विबाहु त्रिभुज चिन्ह हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम तुमको चिन्हा देंगे इस पर फिगर में, लेकिन ये तुमको पता करना होगा कि कौन दूगो भुजा बराबर है। यही है हमको समझना मेन। तो समझ में आया ना? तो अगर भुजा बराबर रहेगा तो हम कोनों पता कर लेंगे कौन बराबर होगा, और कोण पता रहेगा तो हम भुजो पता कर लेंगे ये कौन बराबर है। हम बोले हैं ना अभी कि कोण हम तुमको दे दिए, तो उससे तुमको ये पता कर लेना है कि भुजा कौन बराबर है, तो पता कर लेगा ना। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, एक बार और कर देते हैं। यहाँ पर मान के चलो ये दोनों अगर 45 डिग्री का है, तो कौन भुजा बराबर होगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कौन से पता कर लिया कौन भुजा बराबर है। तो फिगर आएगा तो हम उस समय पूछेंगे कि बताओ, आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताओ कि कौन दोनों दिख रहा है, अब भुजा कौन है बराबर, तो तुमको बताना होगा। तो बताओ, समझ में आ गया? तो इतना चीज़ अगर तुमको नॉलेज अगर हो गया है, तभी ये जो है तुम्हारा ए बराबर r/2 पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है? तो चलो, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि इसमें फिगर बनाते हैं। चलो, क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है ना। तो बताओ किसका फिगर बनाएंगे? अवतल के कि उत्तल का बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। और अवतल दर्पण खूब पढ़ा हुआ है कि कैसा इसका फिगर बनता है, बाहर से कलई कि अंदर से कलई। तो मेन तो बच्चा सबको फिगरों पता नहीं रहता है कि अवतल के कैसा होता है। ठीक है? तो चलो, एक फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे? बाहर से हम कलई कर दिए, तो बताइए कौन दर्पण हो जाएगा? कौन दर्पण हो जाएगा? जिसको हम भीतर से रंग देंगे तो उसको कौन दर्पण कहेंगे बताओ तो? उत्तल दर्पण। ठीक है? अगर समझ में आया तो बताओ, ये सबसे पहले हम क्या बना लिए? एक अवतल दर्पण बना लिए। अब बताओ इसका क्या होगा? एक केंद्र होगा, और उसके बाद दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो बताओ, अब केंद्र से और ध्रुव से हम एक क्या कर देंगे? रेखा खींच देंगे। लाओ तो स्केल। तो बताओ, रेखा खींच देंगे तो एक रेखा खींचेंगे, उस रेखा का की नाम पड़ेगा बताओ? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्यान से समझना। यहाँ पर फिगर बनाने आ गया तुमको, ये क्वेश्चन बनाने आ गया। ठीक है? याद रखना, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूछता भी है। अवतल उत्तल दोनों पढ़ के रख ले रहना, जे आ जाए बना देना। तो बताओ, एक हमने अवतल दर्पण बनाया, एक हमने केंद्र कर दिया, और एक यहाँ ध्रुव बनाया। इससे हम एगो रेखा खींच दे। इसका की नाम पड़ गया बताओ तो? क्या नाम पड़ा? प्रधान अक्ष बना। ठीक है? अब बताओ, प्रधान अक्ष हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक प्रकाश के किरण लाना है प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है? तो ये सब भी तो तू सीखा हुआ है ना। हम तुमसे वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम में तो सब सिखाए हैं। तब बताओ, हमको क्या करना होगा कि एक प्रधान अक्ष के समांतर हमने क्या किया है? एक किरण को लाया। प्रधान अक्ष के समांतर हमने क्या किया बताओ तो? एक किरण को ला दिए। ठीक है? इसके बाद दर्पण पर पड़ने के बाद वह क्या होता है? परावर्तन होता है। और किससे जाती है? फोकस से निकल जाती है। तो ये सब चीज़ पता होगा। कोई बाहरी चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना तुम्हारे ऊपर है, कितना जल्दी इसको तुम समझ रहे हो। ये किससे निकल गया बताओ तो?
फोकस से निकल गया। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद तुमको पता होगा कि वक्रता केंद्र से हम प्रकाश को निकालेंगे तो जिस तरह से आएगी उसी तरह से वो चल जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। ये बताओ हमको, ये अभी किरण जो दिए हैं ये कौन किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, तो हम लिख दें यहाँ पर कि ए है और ये क्या है, इसको कह देते हैं कि तू ए है, या यहाँ पर पड़ा है तो बी पर पड़ा है। और ये जो किरण का नाम है, इस किरण को नाम क्या है? तो समझना, इस किरण का नाम है आपतित किरण। ठीक है, कौन किरण है बताओ तो? आपतित किरण। क्लियर। इसके बाद जैसे ही बी पर पड़ा यानी परावर्तक सतह पर पड़ा, वो परावर्तन हो गया। ठीक है, अब एक हम लंब यहाँ पर बनाते हैं वक्रता केंद्र से। किसको? इसमें। ठीक है, कहाँ? बी पर। तो देखो यहाँ पर लंब पर किरण नहीं होता, पता है कि नहीं? अब बताओ, यहाँ से हमने दिया तो बताओ ये लंब हो गया, तो तुमको कैसा दिख रहा है बताओ तो? प्रकाश के परावर्तन के जो हम तुम सबको चित्र बताए थे वैसा ही नहीं दिख रहा है? वैसे दिखने लगा कि नहीं? तब बताओ, जो कोण यहाँ पर है ये आई के साथ आई है यानी आपतित किरण, तो इसको हम कोण आई कहते हैं। और नीचे जो गई है इसको क्या बोलेंगे? ये परावर्तित किरण है, तो कोण क्या हो गया? आर हो गया। बताओ, इतना समझ में आ गया? कोण आई और कोण आर समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब इसके बाद तुम ध्यान देना, कोण आई और कोण आर, तो पहले इतना समझ में आ गया। तो चलो इतना हम लिख लेते हैं इधर बगल। ठीक है, तो बताओ तो क्या होगा? हम ये सब मान के चल रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? और एक पहले दर्पण बना लो कि ये एम है और ये क्या है? एम डैश है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना तू अभी किया है पहले उतना लिख लो। माना कि एम एम डैश, एम और क्या? एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। लिखना, एक कौन दर्पण है? एक अवतल दर्पण है। बताओ, इतना तो हमने सबसे पहले किया था कि एम और एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। और ए बी जो है क्या है? आपतित किरण। तो केकर समांतर है वो भी लिखना पड़ेगा। तक लिखेंगे ए बी मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर आपतित किरण है। ए बी क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, जो दर्पण से, ए बी क्या है? आपतित किरण है ना, जो मुख्य अक्ष के कथी क्या किया है? समांतर आई है और दर्पण बी पर पड़ी है ना? दर्पण कहाँ पड़ी है? बी पर पड़ी, यानी दर्पण से परावर्तन होकर किधर से गुजर गई है? फोकस से होकर गुजर गई है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, समझना बढ़िया से। इधर देखो, ए बी आपतित किरण है। ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। लिखना ए बी, ये ए बी जो है मुख्य अक्ष से क्या है? संतर। लिखना ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। क्या लिखेंगे? आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है। परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजर रही है। क्या गुजरती है? गुजरती है लिख दो, गुजरती है। बताओ, इतना समझ में आया? ये कोई विशेष अपना से तुमको ये नहीं कि हाँ मतलब कहाँ से लिख दे, जो तुम्हारे सामने है वही है कि ए बी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ए बी मुख्य अक्ष क्या है? समांतर आपतित किरण है। तो बताइए कौन किरण है? आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो क्या किया है? दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन हुआ, फोकस एफ से क्या करती है? गुजरती है। तब फोकस एफ से गुजर गई। बताओ, इतना समझ में आ गया? एफ से गुजर गई। बताओ, इतना समझ में आया? तो हमको सिद्ध क्या करना है बताओ? तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। लिख देंगे हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई 2, और नहीं तो रहेगा कभी कभी आर बराबर 2f। हमको यही क्या करना है? सिद्ध करना है। बताओ, इतना समझ में आ गया? क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f। बताओ, इतना समझ में आ गया? क्या है कि तुमको जब सबसे पहले तू पहले क्या किया था पहले अपने समझो।
सबसे पहले तूने एक दर्पण बनाया था, तो हमने वही तो काम किया कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। इसके बाद तूने प्रधान अक्ष खींचा था, प्रधान अक्ष खींच देने के बाद कहा था कि प्रधान अक्ष के समांतर एक हम आपतित किरण ला रहे हैं, और दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजर गई, तो वही तो बात लिखे कि ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से क्या करती है, गुजरती है, तो गुजर गई। इसके बाद हमको यही कर रहे थे कि काहे कर रहे हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि एफ बराबर क्या r/2 या r बराबर 2f, हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। बताओ इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद तो ध्यान से समझो यहाँ कि इसके बाद हमने कहा था कि आपतित किरण है, ये लंब है, तो यहाँ पर एक कोण बना जिसका नाम है आपतन कोण, और इधर परावर्तित किरण यहाँ पर कोण बना तो उसको कहे हैं परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। बताओ तो कैसे कोण आई बराबर कोण आर है, किस नियम से, परावर्तन के नियम से, याद है कि नहीं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि इसीलिए कोण आई बराबर कोण आर, हमको जो दिखाई दे रहा है कोण आई बराबर क्या, कोण आर, कोण आई बराबर क्या, कोण आर, ये क्या है, परावर्तन के नियम से हमको बराबर दिख रहा है, तो परावर्तन के नियम से। तो बताओ इतना लिख देने में कोई तुम सबको दिक्कत भी है क्या, कि हाँ हमको समझ में नहीं आया क्या लिख दिए। तो जो यहाँ किए हैं वही ना किए हैं कि कोण आई जो है आपतन कोण है, कोण आर है जो परावर्तन कोण, आपस में क्या है, बराबर है, जो हम परावर्तन के नियम से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने ये बात लिख दिया। बताओ इतना समझ में आया। इसके बाद तुमको क्या करना है, अब आया मेन, कि इसमें अब एकांतर कोण को खोजो। ध्यान रखना, एक एक स्टेप याद रखना। सबसे पहले कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से कर लिए, अब तुमको एकांतर कोण खोजना है, किधर है देख लो। हम कहे थे एकांतर कोण जेड के आकार के हो जाता है, तो एगो ये हुआ और फिर ये है और फिर यहाँ पर हो गया। तब बताओ ये कोण अगर यहाँ पर बनल है ऐसे ना, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, ऐसे है ना, तो ये आपतित किरण वाला है और ये लंब वाला है और ये प्रधान अक्ष है। तो यहाँ पर कोण आई बना था ना, तो एन ने कहाँ बनेगा, इसमें बनेगा। तो कोण क्या हो जाएगा, ये है ना यहाँ रहता है, यहाँ दोसर थोड़ी हो जाता है, जो यहाँ रहता है वही ना यहाँ हो जाता है। तो कोण यहाँ पर क्या हो गया, आई। तो देखो कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो कोण बन गया ये किस रीजन से बन गया, तो तुम बता देगा। तो इसका रीजन यही है कि सर ये एकांतर कोण से बन गया है, किसके वजह से बन गया। तो अब कहेंगे कि एकांतर कोण बन गया, तब बताओ इसका नाम बताओ, कौन कौन यहाँ पर कोण बना है। तो लिखेंगे ए बी, जहाँ पर कोण बनेगा ना वो बीच में रहता है। अगर तुम ए बी सी लिख देता है तो अगर ये बी बीच में है तो इस पर कोण बना हुआ होगा। अगर हम एंगल ए बी सी ऐसे करके लिखेंगे ना, तो तुम्हारा जो बीच में रहता है वो पर कोण बनल रहता है। अगर तुम ऐसे ए या सी या बी कुछ लिख देगा, ऐसे सी पर देखेगा यहाँ कोण ना है, यहाँ पर देखो यहाँ बी पर है और तू सी लिख रहेगा, कोण ना रहेगा तो तेरा काट देगा। इसलिए ध्यान से जो तुम लिखने चलोगे पहला नंबर में उस पर कोण बनल रहेगा। तब बताओ सबसे पहले ए बी सी है ना, तो ए बी सी है, तो ए बी सी में बताओ बी पर पहले कौन है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो, कि कोण ए बी सी इसी के बराबर, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। कौन है बताओ तो, अब बी सी और कथी है बताओ तो, एफ। यहाँ ना यहाँ पर थोड़ी आएंगे, बन रहा है यहाँ, तो ए पर कहीं क्यों चलाया, यहीं पर ना है। अरे ऐसी ऐसी यहीं पर ना आके है। तो बताओ ए बी सी इसके बराबर कौन है बताओ तो, एंगल, एंगल मतलब कौन, बी सी एफ, यही ना है, बी सी एफ। तो लिखेंगे बी सी एफ। अब देखो पहलक्का जो बी लिखे ए बी सी लिखे तो में बी पर कौन होगा, तो देखो बी पर कौन बना हुआ है, और दूसरका में बी सी एफ में सी पर कौन होगा, तो सी पर कौन तो है ये है। तो बताओ ये क्लियर समझ में आ गया, ये किसके वजह से आपस में बराबर दिख रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि तुम किसके वजह से बराबर हो, एकांतर कोण के। बताओ तो किसके बराबर है, बताओ तो किसके वजह से ही बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। बताओ इतना समझ में आ गया। पहला नंबर जो हमको आई और आर दिखा वो लिख दिया, दूसरका नंबर में ये कोण को हम यहाँ पर लाए तो कैसे आ गया यहाँ पर, तो एकांतर कोण के वजह से ही कोण यहाँ पर आ गया। ध्यान में रखना, स्टेप भी ध्यान में रखोगे तो समझ में आ गया।
पहला नंबर आई और आर किए हैं जो परावर्तन के नियम से बराबर है, और दूसरा का नंबर ये कोण हम यहाँ उठा के लिया, तो इसका मतलब है किसके बराबर हो गया, किसके रीजन से उठा के लाया यहाँ पर, एकांतर कोण का नियम होता है, हमने उठा के लिया या हमने समझ लिया यहाँ चीज़ पर। अब बताइए क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या समझना है बताओ, कि इसके बाद अब हमको समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन है इसमें। अब हमको वो बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन है। तो देखो यहाँ पर बी है, सी है, एफ है ना। तो यहाँ पर देखो बी है, सी है, एफ है। यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पर बी है और सी है और क्या है, एफ है। तब बताओ इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज में कौन भुजा इसमें बराबर होगा, हमको वो बताओ। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, अब ई दोनों पर कोण बना हुआ है। तुमको पता होना चाहिए कि ई कोण आर यहाँ पर है, पर कोण बना हुआ, क्योंकि देखो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तुमको लग कौन रहा है इसमें, जिसमें 3 गो रेखा होना चाहिए ना, 3 गो भुजा होना चाहिए ना। जिसमें कै गो भुजा होना चाहिए बताओ तो, 3 गो भुजा होना चाहिए। तो देखो एगो, 2 गो, 3 गो। तब बताओ यहाँ पर बी सी एफ, तो यही ना हमको लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो लिख देते हैं यहाँ पर कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्या लिख देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में। यहाँ समझना ये क्या है बताओ तो, समद्विबाहु त्रिभुज के साइन है वो, संकेत में लिखा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या है बी सी एफ में, तो बी सी एफ में बताओ, इतना लिख दिए। इसके बाद बताओ कि हम कहे थे जिसमें 2 कोण बनेगा तो 2 कोण भुजा बराबर होगा, ये बताओ। जिसमें 2 कोण बनेगा तो कोण भुजा बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर कोण बनल है, यहाँ पर कोण बनल है, तब बच गया ई दोनों। तो ये दोनों ना बराबर है, यानी कि ई दोनों क्या है आपस में बराबर है। इस साइन समझ में आ गया कि दिख रहे हैं यहाँ पर कि ये भुजा इसके बराबर दिख रहा है और ये वाला इसके। कैसे कहेगा बराबर है, तो कहना समद्विबाहु त्रिभुज से क्या है, क्योंकि इस दोनों पर कोण है तो ये दोनों भुजा बराबर है। यहाँ पर और यहाँ पर कोण है तो ये दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर है। तो बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो हम यहाँ पर लिख दे कि कौन भुजा आपस में बराबर है। तो हमको दिखाई दे रहा है क्या कि जो सी एफ जो है ना, सी एफ यही खोजना पड़ता है। ये सब आ गया ना खोजने, पहले ध्यान रखना परावर्तन कोण बराबर, इसके बाद कहना एकांतर कोण उठा के कोण यहाँ लिया है। और लाने का रीजन था कि जब लेके आएंगे तब ना हमको समद्विबाहु त्रिभुज आपस में 2 भुजा बराबर करेंगे, जब कोण बराबर होगा। तो जब कोण हम एकांतर कोण से बराबर कह रहे हैं कि जो कोण ई है वही कोण ई है, तो जब एकांतर कोण से बराबर कर रहे हैं तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। और तुमको पता है कि आर है, आई क्या है, आई है। तब परावर्तन के नियम में आई और आर आपस में क्या होता है, तो ये दोनों कोणों बराबर हो गया। अब बताओ तो थोड़ा हमको ई बनाए हैं, ई क्या है, ई इस समद्विबाहु त्रिभुज। चलो हम लिख ही देते हैं बगल में कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन त्रिभुज है। बाद में ये नहीं समझ में आना चाहिए कि सर जी क्या ही खड़ा करके रखे हुए हैं, ये क्या है खड़ा करके हैं। समद्विबाहु त्रिभुज लड़का सब जो है ना बहुत ज़्यादा तेज रहता है। और ई क्या है बना हुआ, ई सब कोण बना हुआ है, ठीक ना। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, बी सी एफ में, बी सी एफ में। ठीक है, तो बी सी एफ समझ में आ गया। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ हुआ तो समद्विबाहु में 2 कोणों बराबर होता है। तो 2 कोण बराबर होता है तो 2 भुजा भी क्या होता है, तो कौन 2 भुजा बराबर है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एगो सी एफ जो है ना वो और एगो यहाँ बी एफ, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, कि सी एफ जो है बी एफ के क्या है बराबर है। सी एफ जो है किसके, बी एफ के बराबर है। तो बताइए इस समीकरण नंबर 1 कह दे का है कि एगो समद्विबाहु त्रिभुज से एक बात हमको निकल के आया कि सी एफ जो है बी एफ के क्या है बराबर है। तो हम समीकरण नंबर इसको क्या कह दिए, 1 कह दिए। अब यहाँ से फिर नया बात शुरू करते हैं। इस फिगर में नया बात क्या शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। तुम सब एक बात बताना, ये जो तुम्हारा बी बिंदु जो है इसको क्या करेंगे कि हम पी बिंदु पर लाएंगे। इस बी बिंदु को कहाँ लाएंगे, तो यही ना है ऐसा वाला। तो इसको कहेंगे कि तुम यहाँ आ जाओ, नज़दीक में आ जाओ। फिर कहेंगे कि तुम तनका और नज़दीक नीचे आओ। फिर कहेंगे इतना का है तुम और आ जाओ।
आते आते कहेंगे तुम और आ जाओ आ जाओ नीचे नीचे आ जाओ, पी पर आके रुक गया। पी पर क्या किया, आके रुक गया। तब बताओ ये दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं। काहे कि अब इसी को ना यहाँ से है उठा के हम नीचे में खसकाते हुए नज़दीक लाए हैं पी बिंदु के पास, तो उठा के पर रख दिए। तो ये जो है पी एफ क्या बी एफ के बराबर होगा? हाँ होगा। देखो कहने के लिए तो कहता है बराबर है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कम मतलब होता है, थोड़ा मोड़ा जो रहता है ना, इसमें देखा गया है कि पूरी तरह से बराबर नहीं रहता है। लेकिन कहता है कि जैसे ना तुम सबको बता दे, प्रकाश का वेग निर्वात में और हवा में हम सामान्य लिखते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा का अंतर है। उसी तरह से यहाँ है। तो चलो उतना कोई बात नहीं। हमने क्या किया बताओ तो, कि B को हम P के निकट लाए। B को कथी किए हैं, P के निकट लाते लाते हम क्या किए हैं कि P पर ला दिए। कहाँ ला दिए, P पर ला दिए। तो जैसे ही लाए तो हमको जो BF भुजा जो है PF के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये बात हम लिख दें यहाँ पर कि हमने क्या किए हैं। तो यहाँ जब B को P के काफ़ी निकट लाते हैं, जब B को P के क्या करते हैं, तो लिखते हैं जब क्या लिखेंगे, जब B को P के काफ़ी निकट लाते हैं। क्या लिखे हैं, जब B को P के क्या किए, काफ़ी निकट लाते हैं, तो जब B को P के काफ़ी निकट लाते हैं तो B बिंदु P पर होगा। लाते हैं, काफ़ी निकट लाते हैं, तो B बिंदु जो है कहाँ होगा, P पर होगा। तो काफ़ी निकट लाते हैं तो B बिंदु जो है, बिंदु B ऐसे लिख चाहे B बिंदु P पर होगा, P पर होगा। बताओ इतना लिखे समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं बताओ तो, कि जब B को P के काफ़ी निकट लाते हैं तो बिंदु B जो है किस पर होगा, P पर होगा। तो बिंदु B जो है किस पर होगा, P पर होगा। तो बताओ P पर होगा, इतना समझ में आ गया। जैसे P पर होगा तो कौन किसके बराबर हो जाएगा, हमको बताओ कौन किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से बताओ जल्दी। जो BF है अब वो PF के बराबर ना हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को हम उठा के यहाँ लाए हैं और P पर ला दिए। तो जो BF जो है भुजा वो किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो गया। तो लिख देंगे BF जो भुजा है वो PF के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको भी कहेंगे तो 2 नंबर समीकरण हो जा। ये पहला नंबर हो गया था, ये कौन नंबर हो गया, दूसरा नंबर। तो बताओ इतना समझ में आ गया। अब फिर कहेंगे इतना तुमको क्लियर हो गया। अब समझो फिर, अब क्वेश्चन यहाँ पर फिगर पर आओ। अब समझो फिर से, अब फिगर पर आओ बढ़िया से। बताओ इतना समझ में आ गया। BF क्या हो गया, तो E जो हम यहाँ लाए तो E उठ के A पर आ गया। अब बताओ तुम कहेगा कि सर BF बराबर PF कैसे बराबर हो गया। तो इसको हम काफ़ी निकट लाए, तो ये निकट लाए तो ये वाला जो है इस पर आके सट गया, तो जो ये वही है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर तुम फिगर पर ध्यान दो। अब हमको इतना ला दिए, इतना क्लियर हुआ। हमको क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, हमको ये सिद्ध न करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए F, तो F मतलब कौन F है बताओ, बड़ी F है कि छोटी F है, F है छोटी F, यानी F बराबर क्या है R/2, यानी कि तो अब बताओ यहाँ F जो है बराबर R/2। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान से समझना कि P, F और C यहाँ दिख रहा है ना। तो हमको सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी है, या अब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वही ना होता है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमको ये ना देखना है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या बताओ तो फिगर में कहाँ से कहाँ तक है, P और C है, P से लेकर कहाँ तक। तो हम एक उदाहरण से तुमको समझा रहे, देखो यहाँ पर हम एक ऐसे गिर दिए, यहाँ पर ही P है, यहाँ पर तो यहाँ बीच में F है और यहाँ क्या है, C है, तो यही है ना। अब बताओ अगर हम P से C तक चलेंगे तो क्या है बताओ तो, यानी कि यहाँ P से C तक चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पता है ना कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, यानी क्या होगा R होगा, हो जाएगा।
अब P से F तक चलेंगे, P से कहाँ तक, F तक चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, जो क्या बोलेंगे, छोटका f बोलेंगे। आया समझ में ये बात, इतना आया कि नहीं? यही बात हमको यहाँ अब करना है, क्योंकि हम तो जितना करना था वो कर लिए, इसको जो बराबर करना था वो कर लिए। अब हमको सिद्ध करना है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो हमको ये देखना है ध्यान से कि बताइए कि f बराबर r/2, तो यानी r कहाँ से आएगा, तब P से लेकर C तक चलेंगे तो हमको r पता चल जाएगा। छोटी वाला f कहाँ से आएगा, तब P से F तक चलेंगे तो हमको छोटी वाला f आएगा। बताओ इतना समझ में आ गया? तो हम यही लाइन को यहाँ लिखेंगे। समझ में आया क्या करना है? तो करने का ये मतलब क्या हम बताए हैं, बताओ तो। ये जो हम यहाँ बताए से, ये जो बताए हैं इसमें तुमको क्या समझ में आया? यहाँ पर यही समझ में आया कि अगर हम P से C तक चलेंगे ना तो हमको 2 बार चलना पड़ेगा। R तो प्राप्त हो ही जाएगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमको चलना कितना बार होगा, 2 बार चलना होगा। एक बार P से लेकर F तक चलेंगे, ये स्टेशन एगो है ना, अब फिर एक बार F से C तक चलेंगे। तो कई बार चलना पड़ गया, 2 बार चल गया, तो 2 बार चलना पड़ा तो दुगुना हुआ, तो दुगुना भी तो होना चाहिए ना। देखो मिल रहा है ना, बात एकदम नज़दीक पहुंचा हुआ, सिर्फ समझने भर देरी है कि हमको P से C तक चलना है तो हमको 2 बार चलना पड़ेगा। एक बार P से F तक चलना होगा और एक बार F से C तक चलना होगा। तो कितना बार चलना पड़ा? तो हम कहेंगे कि अगर PC चलना है यानी P से C तक, तो हमको 2 बार चलना होगा, एक बार P से F तक और एक बार F से C तक। ठीक है, F से C कहो चाहे C से F कहो। देखो हम यहाँ CF लिखते हैं तो हम यहाँ CF लिख देते हैं, यही है ना? अरे यही है ना कि एक बार P से F तक चलना होगा और एक बार C से F तक, हमको 2 बार चलना पड़ेगा, यही है कि नहीं? अगर हमको बताओ P से F तक चलना है तो P से F तक चलने के लिए कितना बार? एक ही बार। कितना बार बताओ तो? एक ही बार चलना है। तो ये क्लियर हो गया? चलो अब आगे हम बताते हैं कि ये सब क्यों बताए हैं। चलो तो लिखते हैं हम यहाँ पर कि हम जानते हैं, ये सब चीज़ तो तुम जानता ही है ना, हम जानते हैं, लिखते हैं हम जानते हैं कि, क्या लिखे हैं कि हम जानते हैं कि P से कहाँ तक चलना है, C तक। तो P से C तक चलना है तो देखो यहाँ पर एक बार हमको P से F तक चलेंगे और एक बार F से कहाँ तक चलेंगे, C तक चलेंगे। तो लिखेंगे PF अब प्लस कितना CF, क्या है PF प्लस क्या CF। तो अब ध्यान दो यहाँ से, अब किसका मान भरोगे? देखो मान तो सबका नज़र पड़ रहा होगा, लेकिन मान हम किसका भर के चेंज करेंगे? तो P से C तक चलने पर क्या हमको प्राप्त होगा? R। तो R मिल चुका है, तो R हम तो लाना भी है। अब हमको क्या प्राप्त करना है फिर? अब हमको F पता करना है। 2 तब बाद में आ जाएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमको क्या लाना है? F लाना है। दिमाग लगाकर काम करना होगा यहाँ पर। अब F लाना है यानी छोटी f यानी फोकस दूरी। तब फोकस दूरी यही ना है, यही है कि नहीं? तब बताओ इसको हमको रहने देना होगा कि हटाना होगा? इसको रहने देंगे तब ना बाद में F निकलेगा। तो इसको रहने दो, यानी P से F तक रहने दो। तो P से F तक रहने देते हैं, क्योंकि P से F तक चलेंगे तो हमको उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तब P से F तक हम रहने देते हैं। क्या क्यों रहने दें? इसीलिए कि आगे चलकर हमसे उससे छोटी F प्राप्त हो जाएगा, तो इसको रहने देते हैं। CF है तो C से F तक, तो इसको तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहाँ कहते हैं? कुछ थोड़ी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ना दूरी होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ कहाँ कहते हैं? तो इसीलिए इसका मान को हम बदल के अलग कर देते हैं। तब बताओ CF चाहे FC, CF चाहे FC, तब बताओ CF जो है किसके बराबर है? BF के बराबर है। तो हम जस के तस अभी इसको हम छाप रहे हैं वैसे। CF किसके बराबर है? तब BF के बराबर हो गया। अब बताओ फिर दिमाग लगा, PF तो हमको अभी रहने देना है, क्योंकि इसी से हमको छोटका F निकलेगा। तो जस के तस एक छोड़ दिया। फिर BF किसी के बराबर है? तब BF PF के बराबर है कि नहीं? तब फिर BF के जगह पर क्या लिखा जाएगा? तब फिर देखो PC के PC या बराबर PF अब प्लस BF किसके बराबर हो गया? PF के बराबर। अब बताओ PF PF मिल गया दो एक रंग। अब PF PF को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2PF। तो बताओ PC के PC या यहाँ 2PF हो जाएगा, 2PF हो गया। अब बताओ PC को हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर आ जाओ, PC को क्या बोलते हैं? तो P से C तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 के 2। अब PF देखो क्या होता है? P से F तक के क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तब बताओ फोकस दूरी तक क्या होगा? F।
तो बताओ आ गया, यहाँ समझ में आया कि r बराबर 2f कैसे आ गया। इसीलिए तुम ध्यान रखना, इसको तुम चेंज करना, इसको बचा के रखना, क्योंकि इसी को हटा दोगे तो फिर फोकस दूरी कहाँ से लाओगे। तो इसीलिए हमने किसको हटाया, किसको चेंज किया, समझ में आ गया। तो r बराबर 2f, अब इसी को f बराबर r/2 करना है, तो क्या करेंगे बताओ तो यानी यहाँ करके हम क्या करेंगे कि f का मान इधर छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, r के r आई जो गुना में 2 है वो कहाँ चल जाएगा, भाग में। तो बताओ f बराबर क्या हो गया, r/2। तो ये भी तो क्या हो गया, आ गया दोनों। तो बताओ यही तो प्रूव्ड हो गया, यही ना करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो बताओ समझ में आया कैसे क्या हुआ है, से समझ में आया, आ गया समझ में। तो ये क्लियर हो गया। तो बताओ अब तुम सबको इसको बना लेना है, समझ में आया है कि नहीं, कैसे कैसे कहाँ क्या हुआ समझ में आ गया। चलो एक बार और समझा दे कि, चलो समझो। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अवतल दर्पण बनाया m और m', ठीक है। इसके बाद हमने केंद्र बनाया और यहाँ पर ध्रुव बनाया, दोनों से प्रधान अक्ष खींच दिया, ठीक है, खींच दिए एगो। इसके बाद हमने अनंत से प्रकाश की किरण को लाए हैं, दर्पण पर पड़ा, परावर्तन हो गया। इतना जैसे कि हम वो बात लिख लेते हैं कि माना कि m' एक अवतल दर्पण है, m और m' एक अवतल दर्पण है। AB हम नाम दे दिए यहाँ SI, इसको क्या नाम दे दिए B। तो AB मुख्य अक्ष के क्या समांतर कौन किरण है बताओ तो, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजर रही है कि नहीं, फोकस से क्या कर रही है, गुजर रही है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि f बराबर r/2 या r बराबर क्या 2f, हमको अवतल दर्पण में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बताओ इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बताओ जब ऐसे इसको हम किए तो अब हमने वक्रता केंद्र से हमने एक अभिलंब बनाया, ठीक ना, यहाँ से एक केंद्र बनाया, एक अभिलंब बनाया। वक्रता केंद्र से अब हमने क्या किया, अभिलंब बनाया। जैसी अभिलंब बनाया तो क्यों बनाया, हम कोण को पता करने के लिए कि जितना एंगल से आपतित किरण आई है दर्पण से परावर्तन हो गया, क्या उतने एंगल से गई है कि नहीं। तो सच में देखें तो गई है, कोण I बराबर क्या हो गया, कोण R हो गया। तो बता कोण I बराबर कोण R हो गया, इसलिए कोण I बराबर कोण R किस नियम से, परावर्तन के नियम से यह बराबर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि फिर हमने आगे देखा कि ये अभिलंब क्यों बनाई, समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक कोण I था, हमने क्या किया, एकांतर कोण अपनाया, क्योंकि एकांतर कोण अपनाएंगे तो कोण यहाँ पर पहुँचेगा, और जैसे ही इसमें कोण पहुँचेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसलिए उठा कर ये कोण को हम यहाँ लाए। कैसे लिया, ऐसे थोड़ी उठा के ले आते हैं, कहे क्या कि ABC जो था ना, वो कोण यहाँ पर बना हुआ था, वो कोण जो है ना BCF यानी आप C पर ला दिए हैं। कैसे ला दिए, तो एकांतर कोण से ला दिए, ठीक, समझ में आ गया। फिर जैसी एकांतर कोण से यहाँ पर आया तो हमको अब दिखने लगा कि यहाँ R है, यहाँ I है, तो ये कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये कोण दोनों बराबर है, तनका हम नज़र सही से दौड़ाए तो हमको दिख गया इस समद्विबाहु त्रिभुज की तरह, एक, फिर यहाँ से क्या 2, इधर वाला क्या हो गया 3। तो बता 3 गो भुजा आ गया, और कोण 2 गो बराबर है, तो कौन त्रिभुज बन गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो बता समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, तब B और देखो C और F में, तब BCF में लिख दिए। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज BCF में 2 कोण बराबर हुआ R और I, तो 2 गो भुजा क्या हो जाएगा, कौन 2 गो भुजा बराबर। तो एक बार जो ये BF जो है ना, BF और ये CF दोनों आपस में क्या है, तो ये देखो ये CF जो है BF के बराबर या BF CF के बराबर। तो लिख दिए कि जो CF है ना वो BF का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि एक बात हमने यहाँ सीखा इससे लिख दिए। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने फिगर पर ध्यान दिया। अब हमने ये देखा, ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना, यहाँ से लड़का भूलने लगता है, ये जरूर बात को ध्यान में रखना कि फिर क्या किए कि इस B बिंदु पर जहाँ आपतित किरण हुआ था, पड़ा था परावर्तन होने के लिए, इसको काफ़ी हमने निकट लाते 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 हमने ध्रुव के काफ़ी निकट ले आया, यानी P बिंदु को काफ़ी निकट लाया था। जब B को P के काफ़ी निकट लाते हैं तो B बिंदु P पर होगा। तो अब B बिंदु जो है ना कहाँ आकर इतना नज़दीक आ गया कि B बिंदु जब कहाँ हो गया, P पर आ गया, तब P पर होगा। जैसे P पर होगा तो यानी कि E वाला जो था, जो यहाँ से घसकते 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 नीचे आया था, अब इस पर आ गया। तो इसका मतलब है कि BF जो भुजा था
अब पी एफ के क्या हो गया, यानी जो बी एफ था वो पी एफ के बराबर हो गया, तो बी एफ पी एफ के क्या हो गया। तो बताओ, इतना भी कर लिए, इतना हो गया, समझ में आ गया। ये काहे नीचे किए, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि ई जो है इसको बराबर है कि नहीं। अगर ई अब आ गया बराबर में तो इसका मतलब है कि हमको ई दोनों से किसकी दूरी पता चलेगा, फोकस दूरी। हमको एफ ना प्रूव करना है, हमको एक अंतर कोण थोड़ी प्रूव करना था, हमको तो एफ लाना था, कौन वाला, फोकस दूरी ना। तो इसीलिए इसको यहाँ पर ले आए। अब बताओ यहाँ पर लाए तो बी एफ पी एफ के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अब हम सिद्ध करने चलते हैं कि P से C तक हमको चलना है। तो P से C तक हमको चलना है, तो 2 बार हमको दूरी तय करना होगा। एक बार P से F तक है, एक बार F से C तक, चाहे C से F तक, दोनों तो वही है ना। तो P से F तक या C से F तक हम चल दिए, 2 बार हमको चलना पड़ा है क्योंकि बीच में स्टॉपिशन है। तो यहाँ 2 बार हमको, एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ तक चलना है। फिर हमने क्या किया, PC का मैंने PC भी रहने दिया। अब हमको PF यहाँ से यहाँ तक के दूरी हमको पता है कि क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी। तो छोटी f हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसको हम रहने दिए, इसको हम चेंज उंज नहीं किए। लेकिन F से C तक के एकरा कौन दूरी कहते हैं, यहाँ तो कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि कहीं भी दूरी जाना है तब ध्रुव से नापता है। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी थोड़ी है कुछ, तो इसलिए इसको हम हटा दिए, यानी बदल दिए। CF, तो हमने कहीं देखा था कि CF BF के बराबर था, तो हमने CF के जगह पर क्या लिख दिया, इसको काहे रहने दिया, समझ में आया ना। क्योंकि इससे हमको फोकस दूरी प्राप्त होगा, इसी को हटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, दूसरा कुछ थोड़ी मिल पाएगा। तो इसीलिए हमको इसको छोड़ दिए। फिर PC को जस के तस रहने दिए, फिर इसको तो हमको रहना ही देना है। फिर BF को हमको हटाना है, क्योंकि ये जो BF है कहाँ किसके बराबर है। तो इसको हटाने के लिए देखे कि BF जो है ये लटक के यहाँ पर आ गया था ना, यहाँ गया था कि नहीं, तो इसका मतलब PF के बराबर हो गया था। तब बताओ BF बराबर क्या, PF। तब BF के मान हट के क्या हो गया, PF। तब बताओ यह भी PF, ये भी PF। अब PF PF क्या हो जाएगा, 2PF, जुट गया। और 2PF। अब चलो मान भरते हैं, P से C तक चलेंगे तो किसकी दूरी प्राप्त होगा, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या R हो गया। अब P से F तक चलेंगे, वो किसकी दूरी है, फोकस दूरी है। तो यहाँ पर फोकस दूरी छोटा f हो गया। तो बताओ R बराबर 2F। तो हमको सिद्ध हो गया कि नहीं, यहाँ जो लाना था हो गया। और इसके बाद इसी को हम R बराबर F बराबर R/2 कैसे करेंगे, तो F को हम छोड़ देंगे, R क्या है, गुना है, भाग गुना है, तो इधर कथी में आएगा, भाग में। तो F बराबर क्या हो गया। तब बताओ अवतल दर्पण में ये चीज़ प्रूव हो गया कि नहीं। तब बस इसको 2-3 बार बनाना, 2-4 बार इसको बनाओगे, सीख जाओगे। अकरा बाद है कि ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है। चलो अब समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब समझते हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। अब हमको उत्तल दर्पण में समझना है, ठीक है। अवतल दर्पण में समझ में आ गया, तो चलो अब उत्तल दर्पण में समझना। पहले सबसे नंबर 1 में हम क्या कर देंगे बताओ तो, उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण हम यहाँ बना दिए, ठीक है। पेंट कर दे अंदर से, तो चलो पेंट कर देते हैं। हाँ, पेंट ना होगा तो क्या ही, अब उत्तल दर्पण तो रहेगा ही ना, रहेगा नहीं रहेगा। तो अब दिमाग लगाया हुआ है कि हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इधर में गोल होगा तो इधर ना सब कुछ रहेगा। तब मान चलो ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो अब इससे हम क्या करेंगे बताओ तो, आप दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे कितना बार बोले। अब चलो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बताओ तो, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ में आ गया। हो गया। अब बताओ ये प्रधान अक्ष हो गया ना, यहाँ से वहाँ तक के पूरा, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पर हम सबसे पहले अनंत से एक प्रकाश की किरण लाएंगे, प्रधान अक्ष के क्या समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर हमने क्या लाया है बताओ तो, एक किरण लाए हैं। इस किरण को क्या बोलेंगे, इसके बाद दर्पण से क्या होगा। देखो हम ये बोल रहे हैं, यही चीज़ यहाँ लिखना होगा।
तुम सब ये नहीं समझना कि आप लिख कहाँ से रहे हैं उतना सारा, तो हम जब बोल रहे हैं वही चीज़ यहाँ लिखना। जैसे से बनाए हैं, पहले क्या बनाया है, उत्तल दर्पण एम और एम डैश उत्तल दर्पण बना दिए हैं, तो हम माना की करके लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है कि प्रधान अक्ष बनाकर हमने आपतित किरण लाए हैं, और आपतित किरण लाए हैं तो दर्पण से क्या होगा, तो जब हम बोल रहे हैं वही चीज़ लिखना होगा। इसलिए ये नहीं समझना कि सर जी वो हमको पता ही नहीं है, भूल जाते लिखने में, वो कोई भारी चीज़ नहीं है। दर्पण से क्या हो जाएगा बताओ तो, दर्पण से परावर्तन हो गया, और दर्पण से परावर्तन होगा तो किससे होकर जाएगी, तो ये तो उत्तल दर्पण है, तो फोकस से जाती हुई क्या होगी, हाँ फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो चलो ये फोकस से जाती हुई क्या हो गई, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही गया तब बताओ हमको ये भी तो पता करना है ना कि आपतन कोण अपरावर्तन कोण के बराबर होता है कि नहीं। यानी आपतित किरण जो आई है, परावर्तित किरण जो गई है, वो आपस में उसमें जो कोण बनेगा वो कोण बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब हमने खींचा, बताओ ये क्या खींच दिए बताओ तो, अभिलंब खींच दिया। समझ में आ गया, ये क्या खिंचाया, अभिलंब। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो जो ये आई है इस किरण का क्या नाम, आपतित किरण। ठीक है, आई जो इधर की ओर परावर्तित हुई है, दर्पण से परावर्तन हुई, उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। समझ में आ गया। अब बताओ तो कोण कहाँ बनेगा, ये आपतित किरण या अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। इसको लिख देते हैं कि तुम क्या हो, अभिलंब है। अब देखो यहाँ पर ये अभिलंब है। अब हम सब का नाम दे देते हैं, यहाँ ए है और ई हो जाएगा बी, और सी तो यहाँ है, ये है, तो इसलिए हम यहाँ सी है तो इसको हम डी कहते हैं। और अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, तो इसको हम एन से करते हैं। ठीक ना, इसका नाम दे दिए एन है। अब यहाँ ई ए से बी तक आपतित किरण या अभिलंब है, तो इसके बीच में एक कोण बनेगा जिसको हम कहते हैं आई, जो तुम सीखा ही होगा। इसके बाद ये परावर्तित किरण अभिलंब है, यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, आर। तो ये आर हो गया जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, आई हो गया आपतन कोण। तो चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ध्यान देना, आई बराबर आर हो गया। अब चलो ध्यान से अब फिगर पर ध्यान देना कि अब हम क्या करने वाले हैं। जस्ट थोड़ा थोड़ा देर में बात बदलते रहेगा, थोड़ा समझना ध्यान से, दिमाग इस पर एकदम फोकस करो। करना क्या है कि तुमको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि एगो जो है ना ऐसे ये वाला किरण, ये ऐसे होते हुए जो तुमको परावर्तित किरण था, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हुआ है, तो एगो तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। और एक जो है यहाँ नॉर्मल और वक्रता केंद्र से जो गया है, तो एगो ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है। तब बताओ ये एक्स की तरह दिखाई दे दिया, दिखाई दे दिया ना। तब बताओ एगो ये है और एक ये है, तो ये ना है यहाँ आर, ये आर है ना है। ये देखो यहाँ पर ऐसे गया है, एक ऐसे गया, तो इसके बीच में कौन कौन है, कौन आर है, तो ये भी कौन आर हो गया। आप कहेंगे कैसे हो गया सर जी, आप कैसे कर दिए, तो एक हम जब लिखेंगे उसके बगल में क्या कहेंगे कि तुम सम्मुख कोण से क्या हो गया है, बराबर हो गया। तब बताओ हम यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर कैसे आ गया, समझ में आ गया कि कोई भी काम तो इधर से ना होगा, अब उत्तल दर्पण तो इधर से ना होता है। तब बताओ यहाँ पर हो गया, तो कोण आर यहाँ पर आ कैसे गया, समझ में आ गया, किस वजह से आ गया, सम्मुख कोण से। तो यहाँ बता दिया कैसे हुआ। तो चलो ये क्लियर हुआ। एक बात फिर यहाँ पर तो समझना, संगत कोण समझते हो, संगत कोण। संगत का मतलब होता है कि अगर ये इधर है ना तो इहो इधरे रहेगा। ठीक है, यानी ये इधर है तो इहो इधरे रहेगा, तो कौन कौन से है, संगत कोण से। तब बताओ एक कोण और बनेगा जो यहाँ पर बनेगा, कैसे। तो देखो ये नॉर्मल वाला है ना पूरा, ये तुम देख रहे हो अभिलंब, यहाँ पर देखो इसके साथ में यहाँ क्या क्या है, आई है ना। तो हम क्या कहे थे कि संगत कोण जो इधर होता है उसी के जस्ट इधर होता है, वो क्या हो जाता है, संगत कोण हो जाता है। तो देखो ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर है, आई है कि नहीं।
तो ये सीधे जस्ट ये रेखा अभिलंब है ना, तो अभिलंब सीधे यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तब बताओ यह चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, कौन आई, तब बताओ कौन यहाँ पर क्या हो गया, आई। तब बताओ अगर पूछेंगे कि कैसे हो गया तो क्या बोलोगे, बताओ तो, कि कहना कि इस संगत कोण से बराबर हुआ है। ये किस कोण से, ये किसके, इस सम्मुख कोण से। ये किससे बराबर हुआ है, सम्मुख कोण से। तब बताइए दो गो बात समझ में आ गया, तो हम तक कोण बना दिए, समझ में आया। यहाँ किस वजह से आया है, तो एक ये किरण और एगो यहाँ अभिलंब, इसको ऐसे किए हैं तो क्रॉस किया है, तो इसके बीच में आर है, तो इसके बीच में नीचे पर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। तो बताइए किसके वजह से यहाँ बराबर हो गया, ये किसके वजह से, सम्मुख कोण से बराबर हो गया। फिर देखो ये अभिलंब के साथ यहाँ पर कोण आई है ना, तो ये सीधे जस्ट ये वाला ना अभिलंब है, तो यहाँ पर आ गया। तब बताइए कोण आई है, यही यहाँ पर भी क्यों क्या हो गया, कोण आई हो गया। तब बताइए किसके वजह से बराबर हो गया, तो इस संगत कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो एक एकांतर कोण से भी बराबर कर सकते हैं, कैसे, तो इसको ले चलेंगे इधर, ये वाला जो रेखा है आपतित किरण, इसको हम सीधा ऐसे करके ले चलेंगे। तब बताओ ये यहाँ पर है ना, है कि नहीं, तो ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आई है, तो फिर यहाँ पर जो है इधर इसमें वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये किसके वजह से हो जाएगा, एकांतर कोण। तो उतना तमेला झमेला में नहीं करो, ठीक है। डायरेक्ट कहना क्या, एक सीधी रेखा होता है, ए साइड में जो रहता है वो नीचे आ जाता है, ये किसके वजह से आ जाता है, संगत कोण से। तो इसीलिए वो वाला तमेला जो पीछे वाला बताए थे ना एकांतर कोण, उससे ए में हम नाकाम किए। काहे नहीं किए, क्योंकि में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सीधे रखना कि ये किसके वजह से यहाँ पर आई जो है यहाँ पर आई के बराबर हो गया, तो किसके वजह से, संगत कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बता इतना समझ में आया, फिगर इतना बना दिया तुम, फिगर तैयार हो गया, इतना तुम बना दिया तो तुम्हारा 2 नंबर। तनका इसके बारे में लिख दो कि क्या क्या होता है, 3 नंबर, और उधर बना दो तो फिर 3 नंबर और जोड़ लो, तो कितना नंबर हो गया, 6 नंबर। तो ऐसे नंबर उठेगा तुम्हारे एग्जाम में। खाली फिगर तुम्हारा तैयार कर दिया तो क्या नंबर उठ जाएगा, 2 नंबर फिगर से, थोड़ा सा फिगर के बारे में यहाँ लिख दो तो पूरा क्या नंबर हो जाएगा, 3 नंबर। और उसके बाद मैथ बना दो तो 3 नंबर, 6 नंबर का ना होता है, तो 3 नंबर हो जाएगा। तब बताओ कितना नंबर का ये है क्वेश्चन। तो बताओ इतना समझ में आ गया, तो इतना समझ में आई, ये बात समझ में आया ही दोनों क्या हुआ से। तो अब बताओ अब हम क्या क्या लिखेंगे, हमको वो बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ तो, कि हम करेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, लिख देते हैं, यहीं से शुरू कर दे लिखना, लिख देते हैं माना कि एम डैश एक कौन दर्पण है, बताओ तो, एक उत्तल दर्पण है। एक कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, इसके बाद क्या लिखना है कि ए बी आपतित किरण है, जो पीछे भी लिखे थे ना कि ए बी क्या किरण है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, लिख दे यहाँ ए बी एक, हाँ लिख दो ए बी एक मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस, यानी मुख्य फोकस, तो लिख दे फोकस चाहे मुख्य फोकस दोनों में से कोई लिख देना, बाद मुख्य फोकस क्या एफ, यह ना है, एफ से गुजरती, हाँ गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत। पता है ना उसमें लिखते थे गुजरती है, इसमें तो गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है। तो बताओ इतना क्लियर हुआ। तो हमें सिद्ध करना है, पता है ना ये चीज़, तो हमें क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, यही ना हमको क्या करना है। अगर तुमको परीक्षा में सिर्फ इतने कहेगा ना तो तुम ये चीज़ नहीं लिखना, ठीक। अगर तुम्हारे एग्जाम में ई कहेगा तो ये दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम ये लिख के ही छोड़ देना, ठीक है। तो ज़्यादातर देखते हैं एफ बराबर r/2 ही कहता है, तो ये वाला छोड़ देना, माना अगर लिखा गया तो गलत नहीं है। तो बताओ इतना तुम तैयार कर लिया, तुम्हारे एग्जाम में टाइम खत्म हो गया, कॉपी छिना गया, कितना नंबर आएगा बताओ, 3 नंबर आ सकता है इससे तुमको।
क्योंकि मेन चीज़ जो है ना तुम्हारा फिगर ही है, मेन चीज़ तुम्हारा क्या है, फिगर ही है। क्योंकि फिगर जिसको बनाने आ गया वो बच्चा समझ लिया कि हमको आगे क्या करना है। तो इसलिए तुम सबको इस पर जो है ना इतना मेहनत किया है, इसलिए तुमको इस पर जो है 3 नंबर देता है। एग्जामिनर तुमको क्या करेगा, 3 नंबर तुमको देगा। तो बताओ समझ में आ गया इतना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ आगे बढ़ेंगे तो क्या काम करेंगे, बताओ अब आगे। हाँ, क्योंकि इसके बाद हमने क्या किया था कि कोण आई बराबर हमने कोण आर किया है, क्या है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हमको इस चित्र पर, चित्र का देख देख के ही बनाना है। क्योंकि अब जो तुम भी जो भी काम करोगे अब चित्र पर ध्यान रख के, इसलिए चित्र पहले बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो चित्र को देख के हम काम कर रहे हैं तो हम लिख दे चित्र से, नहीं लिखोगे तो तुम समझ आए कि चित्र से बनेगा। क्या करें, चित्र से लिख दे, लिख देते हैं। चित्र को फिजिक्स के भाषा में आकृति कहते हैं, ठीक है। तो आकृति से हम बना रहे हैं तो समझना कि हम आकृति से क्या बना रहे हैं। ये वाला हटा दें यहाँ से, समझ में आ गया है ना, ठीक है ना। मन है तो उतार भी लेना, समझ में आ गया तो हटा दे। चलो अब चलो बढ़िया से समझना आकृति से, ठीक है। तो आकृति में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम आपतित किरण लाए थे, परावर्तित हुआ था, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुआ था, तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया था। तो लिख दे कि कोण आई बराबर कोण आर हो गया था, किसके वजह से ही ऐसा हुआ है, तब परावर्तन के नियम से। तो लिख दे परावर्तन के नियम से ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आया। इसके बाद बताओ यहाँ पर अब एंगल बनाने वाला काम न किए थे, तब एंगल बनाने वाला काम किया। तो पहले कौन एंगल बनाए थे, सम्मुख कोण वाला बनाए थे, तब संगत वाला बनाए थे। पहले सम्मुख कोण वाला को लिख लो। तो सम्मुख कोण कहाँ बना हुआ है हमको ध्यान से बताओ इसमें। तो सर आर वाला, आर वाला ना सम्मुख कोण है। तो आर वाला के बीच में कौन कौन साइड से भुजा गया हुआ है, या साइड से जो एंगल बना है कैसे कैसे बना है। तो देखो एन है, और जहाँ कोण बनता है वो कहाँ, बीच में। तो एन है, बी है और डी है, तो एन बी डी बताओ कौन हो गया। तो लिख दे यहाँ पर एंगल एन बी डी सम्मुख कोण है, तो आपस में बराबर, केकर बराबर था, तो यहाँ ना आ गया। तो यहाँ आ गया तो बताओ क्या हो गया, एफ बी और सी। तो लिख दे कोण एफ बी सी आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर है। तो कैसे बराबर, सम्मुख कोण से बराबर। तो लिख दे यहाँ पर सम्मुख कोण से क्या है ये, तो सम्मुख कोण से। बताओ किस कोण से है, सम्मुख कोण से। ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बताओ ये भी क्लियर। एक बाद एक और कोण बनाए थे, संगत कोण। तो संगत कोण कैसे कैसे बना हुआ है बताओ। यहाँ है ना और यहाँ है, तो यही ना है। तो ए फिर बी है ना है, आप कौन है एन। तो बताओ फिर लिखेंगे कोण ए बी एन। बताओ यहाँ एन बी डी, पहले इसमें देखो एन बी डी जो बना है, तो आपस में कौन कौन केकरा बराबर हुआ था। तो कोण आर बराबर कोण आर हो गया था। ये भी लिख दिया कोण आर बराबर क्या हुआ था, कोण आर। फिर लिखेंगे और दूसरी बार फिर चलते हैं बनाने कोण ए बी एन। तो कोण ए बी एन, ठीक है। ई किसके बराबर है, ई कोण किसके बराबर है बताओ। तो बी सी, क्योंकि ए पर आके बना हुआ है, बी यहाँ पर ना बना है, क्योंकि जो यहाँ पर जो एन बी ए बी एन कर रहे हैं आई वाला, तो आई यहाँ ना बना है। तो क्या हुआ बी, और ये बीच में होगा से बना कौन, तो बी सी एफ। तो लिख देंगे कौन बी सी एफ। बताओ इसमें बी सी एफ, तो बी, हाँ बी सी और कथी एफ। तो बताओ इसमें कौन किसके बराबर है, कौन आई बराबर कौन आई हो गया। तो बताओ ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये लिख देंगे किसके बराबर है, संगत कोण से। किस कोण से, संगत कोण से। बताओ समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब बताओ जब इतना बराबर हुआ तो ध्यान रखो, पता है ना कि जब इतना बराबर हुआ तो फिर इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बना। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ बना बताओ, इधर बना कि इधर बना। हाँ चलो समझ लिया, इधर बना। तो इधर बना तो यहाँ कोण आई है और यहाँ कोण आर है, तो आपस में बराबर है।
तो कौन भुजा बराबर होगा? जब ये दोनों कोण तो बराबर हो गया ना, हाँ, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, ये ना हुआ, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया? तो यानी कि जो सी एफ जो है वो बी एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो तुमको पता है ये चीज़ कि ई दोनों कोण बराबर है, तो ई और ई ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। थोड़ा चिन्ह खींच के हम तुमको तीर बना के समझा दिए ना। तब बताओ, अब आगे लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ई समझ में आ रहा ना? ये क्या टीला है खड़ा? समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? अब किस किस में चलेंगे बताओ तो? बी एफ सी, इसमें तो बीच में वो वाला बात थोड़ी रहता है, इधर किधरों लिख सकता है बी एफ सी। जब में कौन बनता है वो ध्यान रखना कि बीच में है, यही तुमको देखेगा कि बीच में अगर तुम यहाँ ऐसे चिन्ह दे दिया तो ये एंगल का चिन्ह है, ये नहीं कि किधरों में कुछ टीला खड़ा कर देना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा चिन्ह है वो एंगल का चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है वो त्रिभुज का चिन्ह है। तो कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? बी एफ सी। तो बी एफ सी में, बी एफ सी में लिख दिए। तो अब बताओ, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बी एफ सी में, तो समद्विबाहु किए तो दूगो भुजा बराबर, तो कौन दूगो भुजा बराबर? तो सी एफ जो है वो किसके बराबर हो रहा है? बी एफ के बराबर हो रहा है। तो सी एफ बराबर बी एफ। इतना तो हमको समझदारी यहाँ से हुआ है ना कि एगो भुजा बराबर होता, समीकरण क्या हो गया? एक। अब बताओ, इतना तो पीछे भी किए थे, इसके बाद अगला काम क्या किए थे याद है? क्या किए थे बताओ जल्दी? हाँ, सीधे कहना है कि बी वाला जो था ना यहाँ, उसमें तो मिलता था, मतलब मिलते ही प्रतीत ना है। तो ये वाला भुजा जो है यहाँ, ये वाला, इसको बिंदु के धीरे 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 खसकाते खसकाते काफ़ी नज़दीक ला के पी पर पटक देते हैं कि तुम चलो पी पर। तो क्या लिखेंगे बताओ? जब बिंदु बी को पी के काफ़ी निकट होगा, जब बिंदु, क्या लिखेंगे? जब बिंदु बी पी के, तुम थोड़ा डायरेक्ट लिख दो, बी पी के काफ़ी निकट होगा, बस इतना लिख के छोड़ सकता है। ठीक है, हम थोड़ा लैंग्वेज बना दे रहे हैं, तुम डायरेक्ट सोचना कि हाँ सर जी यहाँ से तो देखते हैं बी जो है पी पर होगा, तो लिख देना बिंदु पी पी पर होगा, बिंदु बी पी पर होगा, लिख के बस काम शुरू कर देना जो आगे का होगा ना। तो हम थोड़ा लैंग्वेज बना देते हैं। जब बिंदु बी पी के काफ़ी क्या होगा? निकट होगा, काफ़ी निकट होगा, काफ़ी निकट होगा, तो बी पी पर, तो बी क्या? बी बिंदु, तो बी पी बिंदु पर होगा, तो बी पी बिंदु पर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? जैसा ही ये बिंदु पी जो है पी पर होगा, तो बताओ ये वाला जो है इसके बराबर ना हो गया? पीछे भी बताए थे, जैसे ही यहाँ पर होगा तो ये पर ये वाला पटका के ऊपर डालेगा तो इहो ए पर आके सट ना जाएगा। जो यहाँ से गेल है, जैसे ही ए पर आएगा तो ये भी पटका के नीचे आके सट जाएगा। तो जैसे ही नीचे आके सटेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? यानी कि जो तुम्हारा यहाँ पी एफ है वो बी एफ के क्या हो जाएगा? जो पी एफ है, जो पी एफ है वो किसके बराबर हो गया? चाहे तुम्हारा बी एफ जो है किसके बराबर हो गया? जब पटकाया इस पर तो ये बी एफ किसके बराबर हो गया? तो बी एफ, तुमका पहले मन है तो तुम लिख देना बी एफ पी एफ के ही क्या हो गया? बी एफ जो है ये जब पटकाया इस पर तो बी एफ पी एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो ये भी तो हमको नया बात सीखने को मिला ना इसमें। तो इसको समीकरण क्या कर दिए? 2 कर दिए। अब बताओ, इतना क्लियर हो गया? अब सारा बात जो करना था कर लिए। अब हमको ध्यान में ई रखना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर r/2। तो चलो फिर यहाँ से P से C तक चलेंगे, P से C तक चलेंगे। तो हम लिख दे, तो हम जानते हैं कि, लिख देते हैं, तो हम जानते हैं कि, तो हम जानते हैं कि P से कहाँ तक चलना है? तो P से C तक चलो। तो हमको एक बार P से F तक चलना होगा, तो एक बार P से F तक चलना होगा, अब प्लस एक बार F से C तक, चाहे C से, तो हम CF ऊपर लिखे हैं ना, तो CF लिख देना। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर चलना तो है ये है। अब बताओ, जैसे P से C तक तुम चला, तो P से C तक चला तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या तो हमको लाना है ना, R लाना है, तो इसको रहने दे, क्योंकि इसी को गायब कर देंगे तो आएगा क्या? तो इसीलिए इसको जस के तस रहने दो। अब P से F तक चलना है,
तो इसको हम फोकस दूरी कहते थे, यानी छोटकी एफ तो ए में से मिल जाएगा, तो इसको गायब कर देंगे तो बता क्या मिलेगा, तो इसको रहने दे, तो चलो इसको रहने दो। समझना, बच्चा क्या करता है, मान दिखता है हाँ हाँ दे भर दो, पता ही नहीं चल पाता है कि हमको यहाँ पर जो निकालना है उसको रहने देंगे तब ना लास्ट में आंसर आएगा। तो इसलिए पी के एफ तक हम रहने दिए, प्लस सी एफ। देखो तो यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, तो बस इसको क्या करेंगे, मान भर के हटा देते हैं। तो देखो यहाँ सी एफ है ना, तो सी एफ किसके बराबर, तब बी एफ लिख दिए। ठीक है, फिर चलो आगे, पी सी का पी सी करने देते हैं, पी से सी तक। अब पी से एफ तक चले थे, इसको भी रहने देते हैं। अब बी से एफ तक जो चले हैं उसका भी मान है, समीकरण 2 में है, तो क्या है पी एफ। तब बताओ पी एफ क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पी सी बराबर पी एफ कितना 2pf हो गया। ठीक है, अब पी से सी तक चलेंगे, तो पी से सी तक चलने वाले को दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो बस यहाँ लिख देते हैं आर, और 2 के 2, और पी से एफ तक चले हैं, इसकी दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। बताए थे ना ये सब, तो कितना बार हम बताए हुए हैं। तो क्या कहते हैं फोकस दूरी मतलब छोटी एफ। तो आर बराबर 2f, तो बताओ प्रूव तो हो ही गया। अब इसी को कहेगा आर बराबर 2f करने के लिए, आर बराबर 2f तो हो ही गया। अब इसके बाद कहेगा कि चलो f बराबर r/2 करो, तो क्या करेंगे, f का f करेंगे, r है ये है, इधर गुना में 2 है, तो क्या होगा भाग में। तो बताओ f बराबर r/2 भी तो हो गया। अब बताओ क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो बताओ समझ में आया कैसे कैसे प्रूव्ड हुआ से। अब उत्तल दर्पण से भी तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, समझ में आया। एक बार और बता देगी क्या किए थे। तो चलो अब समझो यहाँ पर ध्यान से, जो नहीं समझा फिर से समझ लो। क्या किए कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, उत्तल दर्पण बनाया। तो उत्तल दर्पण हमने बना दिया, एम और एम डैश क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। इसके बाद हमने क्या किया कि केंद्र और ध्रुव, इससे हमने क्या मिला दिया, एक रेखा मिलाया, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, अब प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लाए, दर्पण पर पड़ा, परावर्तन हो गया। बात वही लिखल है, एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ए बी, तो एक नाम दे दिए कि तू ए है तू बी है। ठीक है, तो ए बी मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, ए बी मुख्य अक्ष के क्या समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये ना मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है। आपतित किरण है, तो ये आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ, तो एफ यही ना है, इससे गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखो गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है। बताओ समझ में आ गया। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ बराबर r/2, या r बराबर क्या होता है, जो कहता है ना कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, तो r बराबर 2f। हमको ये ना दोनों सिद्ध करना है। चलो इतना लिख दिया, समझ में आ गया। इसके बाद देखो हमने क्या किया कि अब हमको कुछ कोण बनाए हैं, यहाँ पर कोण बनाते बनाते यहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक ना, कोण बनने के बाद ही समद्विबाहु त्रिभुज पर पहुँचा है, ना कोण बनता तो समद्विबाहु त्रिभुज ना बनता। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर करना है। तब बताओ, बहुत बच्चा कहता है कि सर आप कोण काहे बनाए, इतने पर काम कर लेते थे, कैसे बनता, जब तक कोण तो सब यहाँ बना है, तो सब कोण को उठा के यहाँ लाए हैं, ऐसा लाए हैं कि देखने पर हमको समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक अभिलंब बनाया इस पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाने के बाद ये अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरते हुए गया और लौट गया, तो तुमको पता भी होता है। ठीक है, इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच में हमने कोण बनाया, कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनाया, कोण आर। तो आई और आर हो गया, इतना क्लियर। अब इतना होने के बाद हमको समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए कोण बनाना पड़ेगा, तो कोण बना के इधर लाना पड़ेगा। तो इधर लाने के लिए हम क्या किए कि हमको एक किरण जो दिख रहा है ये डी से एफ तक के है ना, जो तुमको फोकस से जाती हुई प्रतीत वाली। ठीक है, और एक अभिलंब जो हमने यहाँ पर केंद्र तक लाए हैं यहाँ पर। तो बताओ ये ऐसे और ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करने वाला जो चीज़ होता है तो उसमें जो ऊपर जो कोण बनता है उसी के जस्ट नीचे बनता है। तो कोण आर है, वही कोण क्या है, आर है। ये किसके वजह से ऐसा दिख रहा है, सम्मुख कोण से। तो देखो यही बात किए, तो पहले तो हम कोण आई और कोण आर किए थे, तो किसके नियम से हुआ था, परावर्तन के नियम से था। आकृति से कोण आई बराबर कोण आर किसके नियम से बराबर है, परावर्तन के नियम से। अब ये आर और यहाँ पर आर जो हुआ है कैसे हुआ है, सम्मुख कोण से ना। तो कैसे किया, एन ए बी और डी, कोण आर है, तो एन बी डी कोण क्या है बराबर। फिर देखो क्या है, एफ इसमें बना है ना कोण, तो एफ बी और सी, तो एफ बी सी, तो बीच में बी है, देखो दोनों बीच में है ना, ए में बी ए में बी, तो दोनों पर क्या है कोण बना हुआ है।
तो ये भी तो कोण आर है ना, ये किसके वजह से इसे बराबर दिख रहा है? सम्मुख कोण से हमको क्या है बराबर है, तो हमने क्या लिख दिया, सम्मुख कोण से ये आपस में क्या है बराबर है। तो बताओ ये क्लियर। फिर हमने आगे बढ़ा कि हमने देखा कि यहाँ पर ये जो अभिलंब जो खींचे थे इसके साथ कोण आई है, फिर लाइन होते हुए यहाँ पर आया था ना, तो हमने कोण आई यहाँ दिया। असंगत कोण से क्या होता है, कोण जो यहाँ पर रहता है वही यहाँ पर नीचे होता है, जो सामने है ना, संगत मतलब सामने सामने, जो जिधर सामने इधर है वही नीचू इधर रहेगा, तो कौन कौन बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण से भी बराबर कर सकते हैं। एकांतर कोण से भी तो में ज़्यादा झमेला हो जाएगा, तो दिमाग कन्फ्यूजिया जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम कहें संगत कोण से बराबर है। तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आई कर दिए, तो कैसे हुआ ये आई, तो इसके आई के बीच में कौन है, तो ये दोनों के बीच में ना कौन है, ये दोनों के बीच में ना, तो ए बी एन, तो देखो ए बी एन कौन आई है, कौन आई कर दिए, इधर बना है ना, तो अभी बीच में आ जाएगा। तो इसमें एफ सी चाहे लिखो बी सी एफ, तो बी सी एफ, तो क्या हो गया कौन आई, तो ये कैसे यहाँ आई और आई यहाँ बराबर हो गया, तो कहना इस संगत कौन से बराबर है। समझ में आ गया, तो इतना क्लियर। अब बताओ जैसे ही हम सब कोण यहाँ पर लाए, तो हमको जब इसको देखते हैं तो हमको 1 2 और 3 गो भुजा दिखाई दे रहा है, और 3 गो भुजा वाला त्रिभुज, पता है ना। तो त्रिभुज में ई कोण आई और कोण आ रहा, कोण आई और कोण आई परावर्तन के नियम से बराबर होता है, तो दोनों आपस में कोण क्या है बराबर है। तो बराबर जब दो कोण हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहता है क्या कि दूगो तोर भुजा भी बराबर होगा। तो कौन दूगो भुजा बराबर होगा, जब ये दोनों पर कोण बना है। तो यहाँ पर जो है सी से एफ और बी से एफ, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, तो देखो यहाँ लिखे हैं सी से एफ और बी से एफ आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो कहें कि हमको इससे भी तो पता चला है, एक नया नॉलेज मिला, समीकरण नंबर 1 कर दिए। फिर हमने एक बाद क्या किया कि हम समद्विबाहु त्रिभुज तक खोज निकाले, सब समझ गए। फिर हमने क्या किया कि बी से पी तक, यहाँ से बी को उठा के धीरे धीरे निकट लाए हैं और ध्रुव पर रख दिए। ठीक है, जैसे ही रखे तो ये वाला जो तुमको जो दिख रहा है बी से एफ तक के जो दूरी, वो दूरी जैसे ही यहाँ पर पटकाया तो ये पटका के ए पर चला आया होगा, क्योंकि ये जैसे ही ना गिरा तो ये दोनों ए पर आके पटका गया ना। तो जैसी जो दूरी ये था वो दूरी ये भी हो गया, यानी जो बी से एफ तक के दूरी था वो पी से एफ तक के दूरी के बराबर हो गया। तो देखो वही लिखे, जब बिंदु बी पी के काफ़ी निकट होगा, जब बिंदु बी पी के काफ़ी क्या हो गया निकट होगा, तो बी जो है, जो बी है पी बिंदु पर होगा, जो बी जो है किस बिंदु पर आ गया, पी बिंदु पर होगा। तो लिख दिए। तो जैसे ही ए पर आ गया तो बी से एफ के दूरी या पी से एफ के दूरी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया, ये भी नया बात हमने सीखा कि दोनों बराबर हो गया, तो समीकरण नंबर 2 कर दिए। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं कि इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है, एफ बराबर r/2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखो सिद्ध करना है, तो अब बताओ चाहे r बराबर 2f है ना सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना यानी r कहाँ से आएगा, तो ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी चलेंगे उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी r कहते हैं। तो P से C तक चल दिए, तो लिखे तो हम जानते हैं कि P से C तक हम चले हैं। फिर हम जब P से C तक चलना है हमको, तो P से C तक चलने के लिए हमको 2 बार चलना पड़ेगा। एक बार P से F तक चलना होगा, तो P से F तक, और एक बार और चलना होगा F से C तक या C से F तक, तो 2 बार चलना होगा, प्लस करके जो 2 बार लिख दिए हमने। फिर क्या किए कि P से C तक, तो P से C तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, R से। तो R आ गया, तो R आ गया, तो अभी नहीं लिखेंगे, PC के PC रहने दो। P से F तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी, मतलब छोटका F मिल चुका है, तो छोटका F भी मिल चुका है, R भी मिल चुका है, तो ये दोनों वाला को रहने देंगे तब ना लास्ट में आंसर आएगा। अब यह दोनों को गायब कर देंगे तो आएगा, तो नहीं, तो इसीलिए हम इसको रहने दिए। C से F तक जो चले हैं वो तो कुछ दूरी नहीं कहला रहा है, क्योंकि जो भी दूरी कहीं से कहलाएगा वो ध्रुव से ना कहलाएगा। ये F से C तक या C से F तक कौन दूरी है, नहीं है, तो इसीलिए उसको हटाए। तो हटाए तो यानी कि CF का जो दूरी है यहाँ पर देखो निकल के आया हुआ है, इसीलिए हम पहले ये सब लिखते थे। तो यहाँ CF के जगह पर क्या लिख दिए, BF लिख दिए। फिर देखो ये तो इसको रहना ही देना है, इसको भी रहने देना है, तब ना आएगा मान। अब BF जो है फिर BF को हटाएंगे, क्योंकि BF इसका क्या ज़रूरत है, अब ये किसके बराबर हो चुका है, PF के बराबर। तो देखो BF के जगह पर क्या कर दिए, PF। अब बताओ हमको दिखाई दे रहा है कि PC बराबर PF प्लस PF, मतलब PF PF 2 गो हो गए, तो 2 गो है तो क्या 2 PF हो गया।
अब बताओ, अब तो हो गया, अब लास्ट में आ गए, अब लास्ट में आ गए तो मान अब रखना होगा। पी से सी तक के जो दूरी चले हैं उसको क्या बोले हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर 2 के 2, पी से एफ तक जो चले हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक ना। मन है तो तुमको यहाँ पर लिख देना कि यहाँ से यहाँ तक चले हैं वो आर है, या यहाँ से यहाँ तक चले हैं वो क्या है, एफ है। तब बताओ यहाँ पर क्या हो गया, आर है, यहाँ पर 2f, तो 2 और f का f। तो बताओ हमको तो सिद्ध हो गया ना r बराबर 2f। अब हमको f बराबर r/2 तो क्या करना है, ये गुना में है तो बस यहाँ पर f के f है, अब यहाँ पर r है तो r क्या है, 2 गुना में है तो इसको कहाँ कर दिए, भाग में ला देते, f बराबर क्या हो गया r/2। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो बताओ अब समझ में आ गया। तो इसको भी 2-4 बार नहीं बनाएगा तो बेकार है, तुमको नहीं समझ में आएगा। 2-4 बार बनाओ, समझ में पक्का आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो प्रूव्ड आ गया। ये परीक्षा में आता है, 6 नंबर का पूछा जाएगा। खूब बढ़िया से बनाकर समझ लेना, ठीक है।